नमस्कार साथियों, डीप इंसाइक्लोपीडिया कोचिंग क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, आज हम जो करेंगे चैप्टर नंबर 3 करेंगे, एंशिएंट इंडिया पार्ट 1 का। ठीक है, जिसमें हम कई सारी चीजों को सोशल जो नियम्स थे, रूल्स थे, नॉर्म्स थे, उनको हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और इंपॉर्टेंट क्लासेस में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 30 मार्च से पहले पहले आपको पूरा कंटेंट दे सकूं। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर की ओर। तो चलते हैं दोस्तों, अब की बार 90 पार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अर्ली सोसाइटी यानी कि 6 सेंचुरी बीसी और 6 सेंचुरी सीई, यानी कि हम देखते हैं कि 1200 साल का जो टाइम पीरियड है, उसमें क्या क्या सोशल चेंजेस आते हैं, किस तरीके का सोशल अर्ली स्टेज थी और बाद में जाके एंड ऑफ द 6 सेंचुरी बीसी के अंदर वो किस तरीके की सोसाइटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं अर्ली सोसाइटी। The changes in political and economical life between 6th century BC to 6th century CE influenced by the early Indian society। तो हम देखेंगे जो 1200 साल का टाइम पीरियड है वो किस तरीके से पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लाइफ के बीच में चेंजेस लेकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं कि दिस चैप्टर डिस्कस इश्यूज द सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग द क्लास। हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर क्लास के बारे में, वर्ग के बारे में, कास्ट जाति के बारे में, किनशिप रिश्तेदारी नातेदारी फैमिली के बारे में, और इसके अलावा जेंडर के बारे में किस किस तरीके के चेंजेस आने देखने को हमें मिलता है। ठीक है ना। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस हाउ टेक्सुअल ट्रेडिशन हैव इशूड बाय द हिस्टोरियन टू रिकंस्ट्रक्ट द सोशल हिस्ट्री, यानी कि किस तरीके से सोशल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं क्या, यहाँ के टेक्सुअल ट्रेडिशन, यानी कि यहाँ के जो ग्रंथ ग्रंथ परंपरा है, यानी टेक्सों से जो हमें ट्रेडिशन हमें देखने को मिलती है, वो किस तरीके से एक सोशल हिस्ट्री को डेवलप करने में मदद करती है। तो हम बात करते हैं टेक्सुअल ट्रेडिशन की। तो टेक्सुअल ट्रेडिशन किस तरीके से रोल प्ले करता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोरियन जितने जितने भी इन्होंने क्या किया, यूज टेक्सुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक, यानी कि टेक्सुअल ट्रेडिशन में देखते हो कि इस तरीके से पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन में चेंज आ रही है। दूसरा हम देखेंगे सम टेक्स्ट लेट डाउन द नॉर्म्स ऑफ द सोशल बिहेवियर, कुछ सारे नॉर्म्स ऐसे हैं जो सोशल बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं, बताते हैं। एंड अदर डिस्क्राइब, जो कि कुछ डिस्क्राइब करते हैं ओकेजनली कमेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिस, यानी कि किस तरीके की सोशल सिचुएशन थी और प्रैक्टिस थी, और इस बेसिस पर भी वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं हिस्टोरियन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो वी कैन, तो वी कैन कैच ग्लिम्स ऑफ सम सोशल एक्टर्स एंड इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। कहने का मतलब है कि किस तरीके से हम कई सारे ग्लिम्स को कैप्चर करते हैं, कहाँ से कैप्चर करते हैं, हम करते हैं कि सोशल एक्टर्स, यानी कि किस तरीके के एक सोशल एक्टर्स है, और इनको हम कहाँ से लेते हैं, इंस्क्रिप्शन से, और इनके बारे में समझते हैं कि इनकी सोशल कंडीशंस क्या रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ईच टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शन वाज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम सोशल कैटेगरीज, यानी कि हम देखते हैं कि हर जो टैक्स है या जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखे गए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम सोशल कैटेगरीज, यानी कि किसको ध्यान में रखते हुए, कुछ सोशल कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए उनको मेंशन किया गया है सोशल कैटेगरीज में। सो वी नीड कीप माइंड हु कंपोज इट, यानी कि ये भी हमें ध्यान में रखना है कि किसने इसको कंपोज किया, फॉर whom, किसके लिए इसको कंपोज किया गया है, तो ये भी हमें सोशल कंडीशन को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वी कैन ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ द हिस्टोरिकल टैक्स। तो हिस्टोरिकल टैक्स में किस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है, एंड वे इन विच सर्कुलेट, और वो जो टैक्स है वो किसको लेकर सर्कुलेट करते हैं, मतलब किसके चारों ओर इर्द गिर्द मूव करते हैं। तो ये जो भी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सारा का सारा टैक्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत। महाभारत की सेंट्रल स्टोरी आखिर किस तरीके से सोशल नॉर्म्स के चारों ओर मूव करती है। सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं कि कोलोसल एपिक महाभारत डेपिक्ट्स आर अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशन। जो हमारे भारत का महाभारत है, इस महाभारत में हम देखते हैं कि एक वाइड रेंज है जो कैटेगरीज को, सिचुएशन को क्या करती है, वाइडली डिपिक्ट करती है, इसका डिस्क्रिप्शन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि महाभारत लाइक अदर एपिक्स, जो महाभारत है वो अन्य एपिक्स के थ्रू, यानी कि अन्य जो महाकाव्य हैं उनके द्वारा कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स। इसमें क्या है, विविड डिस्क्रिप्शन है, यानी कि अलग अलग डिस्क्रिप्शन है बैटल्स, युद्धों का, फॉरेस्ट जंगल, पैलेसेस महलों का, और सेटलमेंट्स का। इसके अलावा हम देखेंगे द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत इज अबाउट टू सेट्स वॉरियर कजन, यानी कि ये जो महाभारत की कहानी है वो लगभग दो सेट्स, यानी कि दो परिवारों के बीच, यानी कि जो कजन है उनके इर्द गिर्द मूव करती है, ये सेंट्रल स्टोरी है।
और इट डिस्क्राइब अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर। और ये जो कहानी, ये जो फाइट हुई, जो महाकाव्य रचा गया, महाभारत की जो घटना घटी भारत के इतिहास में, वो बेसिकली किसको लेके थी? लैंड को कंट्रोल करने के लिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के, कौन ज्यादा पावरफुल है और किस तरीके से वो अपनी संपत्ति के अधिकार को लेकर लड़ते हैं। दिस वर द कौरव्स एंड पांडवास, यानी कि ये बात करते हैं दो युद्धों की, दो परिवारों की, एक एक कौरव और दूसरा है पांडव। ठीक है ना? बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली ऑफ कुरुज, यानी कि ये कुरुओं की क्या थी? एक सिंगल फैमिली का प्रतिपादन करते थे, इनका फॉलो करते थे। और इन दो जो कजन फैमिली है, इनमें युद्ध होता है और डोमिनेटिंग ओवर वन ऑफ द जनपद। और ये क्या करते हैं? फाइट करते हैं किसको लेकर? ओवरलैप करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए। किस चीज को? जनपद को। कौन सा जनपद की बात करें? हम बात करें कुरु की। ठीक है ना? आफ्टर कंफ्लिक्ट एंडेड इन द बैटल इन विच द पांडवास एमर्ज विक्टोरियस, यानी कि जब वॉर खत्म होता है महाभारत का, तो इस महाभारत के अंतिम युद्ध में फाइनली जीत होती है पांडवों की और वो एक विजय हासिल करते हैं और एक विजय का प्रतीक बनते हैं। ठीक है ना? आफ्टर दैट द पैट्रिलिनियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम, यानी कि ये घोषणा की जाती है, जो पैट्रिलिनियल यानी कि पितृ सत्तात्मक समाज है, उसको वो डेवलप करते हैं। तो ये कहानी थी सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत की। जैसा कि हम कई सारे बी आर चोपड़ा की महाभारत में भी देख चुके हैं, दो परिवारों के बीच में लड़ाई होती है, मतलब कुल एक ही है परिवार, एक ही है कुरु, लेकिन इसके अंदर दो कजन फैमिली, यानी कि एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडव युद्ध लड़ते हैं। और इस युद्ध में अंततः जीत धर्म की होती है। जो धर्म का रास्ता अपनाए हुए थे वो थे पांडव, और जो छल कपट का रास्ता अपनाए हुए थे वो थे कौरव। और फाइनली वासुदेव श्री कृष्ण धर्म का साथ देते हुए पांडवों की जीत दर्ज करते हैं। तो ये कहानी हम देख चुके हैं अपने सीरियल्स में भी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है वी एस कुथानकर। जो वी एस कुथानकर द क्रिटिकल एडिशन इन ऑफ द महाभारत, ये महाभारत का क्रिटिकल एडिशन प्रोवाइड करते हैं। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि भाई वी एस जो सुखांकर थे, उनके सामने क्या क्या समस्या और किस तरीके से वे अपना एक रोल प्ले करते हैं महाभारत को लेकर। ठीक है ना? तो वी एस सुखांकर वॉज अ संस्कृत स्कॉलर ऑफ इंडिया। ये क्या थे? भारत के संस्कृत भाषा के एक महान क्या थे? स्कॉलर्स थे, विद्वान थे। और ही अंडरटूक अ प्रोजेक्ट वर्क ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत एंड अपॉइंटिंग अ टीम ऑफ वरियस संस्कृत स्कॉलर। ये क्या करते हैं? ये एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं महाभारत के एडिशन को लेकर, और इसके लिए वे एक संस्कृत भाषा के महान स्कॉलर्स की टीम इकट्ठा करते हैं। और इस पर क्या करते हैं? कई सारे एविडेंसों को कलेक्ट करने के बाद वो फाइनली महाभारत की अलग अलग तरीके से रचना करते हैं। मतलब पूरे भारतवर्ष से जहां जहां से एविडेंसेस मिले, उन एविडेंसों को कलेक्ट कर कर, है नहीं, उनको स्टडी कर कर उस पर ये आगे अपना वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द टीम द टीम कलेक्टेड संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टीम ने क्या करा? संस्कृत के कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हस्तलेख थे, जो पांडुलिपियां थी, इनको कलेक्ट किया एंड रिटन इन वेरियस स्क्रिप्ट, जो अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत के अलग अलग हिस्सों से, यानी कि कुछ दक्षिण से, कोई साउथ से, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, कोई सेंट्रल से, जहां जहां से एविडेंसेस कलेक्ट करने को मिले, उन सभी जगहों से इन्होंने एविडेंसेस को कलेक्ट किया। एंड देन कंपेयर द वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि जितने भी वर्सेस थे, श्लोक थे, है नहीं, जितने भी छंद थे, श्लोक थे, उन सभी श्लोकों को उन्होंने क्या किया? कंपैरेटिवली स्टडी किया। फाइनली दे सिलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन इन मोस्ट वर्जन, यानी कि कई सारे जो मोस्ट वर्जन थे, जो सबसे ज्यादा कॉमन पाए गए थे, उनको उन्होंने सिलेक्ट किया। देन फाइनली क्या होता है? दे पब्लिश दिस वर्सेस इन सेवरल वॉल्यूम्स इन थ्री 13,000 पेजेस। तो उन्होंने 13,000 पेजों की एक वॉल्यूम, अलग अलग उस मतलब सेवरल वॉल्यूम्स, यानी कि कई सारे वॉल्यूम को उन्होंने क्या किया? पब्लिश किया, उनको इकट्ठा किया और उनको लॉन्च किया जनता के सामने। और एक स्टडी करी उन्होंने लगभग 13,000 पेजों की। ठीक है ना? जिसमें लगभग माना जाता है कि 1 लाख से ज्यादा जो थे इसके अंदर वर्सेस, यानी कि श्लोक थे, छंद थे, इसके अलावा वर्सेस थे। बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे लिए गए जो पूरे भारतवर्ष से कलेक्ट किए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देयर वर द सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन संस्कृत वर्सेस वर्जन ऑफ द स्टोरी। तो हम देखें कई सारे कॉमन एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और इनॉर्मस रीजनल वेरिएशन आल्सो फाउंड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलती है, क्योंकि हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की, ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल की, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन क्योंकि हमें देखने को मिलती है। तो ये वेरिएशन भी हम किस में देखते हैं? वर्सेस में देखने को मिलती है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ द महाभारत रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है महाभारत में कहीं ना कहीं इसको रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है। एंड शेप सोशल हिस्टोरियन थ्रू द डायलॉग बिटवीन द डोमिनेंट ट्रेडिशन एंड रेजिलेंट लोकल आइडियाज प्रैक्टिसेस कैरेक्टराइज बाय द मूवमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज सेंस कंसेंसस। यानी कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, संघर्ष हुए, तो कहीं ना कहीं हमें कई सारे आइडियाज के अंदर वेरिएशन देखने को मिलती है। ऐसा नहीं था कि जैसा नॉर्थ इंडिया में था वैसे ही साउथ इंडिया में भी चलता, तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, जो जिनका सारा कैलकुलेशन कर कर 13,000 पेजों की लगभग 1 लाख के आसपास जो वर्सेस थे श्लोकों में, इसको अलग अलग सेवरल वॉल्यूम्स में वीएस सावंत सुथांकर ने क्या क्या प्रस्तुत किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। फैमिली का स्ट्रक्चर क्या था, किनशिप क्या थी, इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑल द फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिकल, यानी कि जितनी भी फैमिली थी सारी की सारी आइडेंटिकल नहीं थी। दे वेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर, वो टर्म्स ऑफ नंबर में वेरी करती थी। रिलेशनशिप विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनका संबंध। द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट दे शेयर, यानी कि अलग अलग प्रकार की वो एक्टिविटीज करते थे और आपस में शेयर करते थे। जैसे पिता का फंक्शन अलग होता है, मदर का फंक्शन अलग होता है, बच्चों का फंक्शन अलग है फैमिली में, तो वो सभी के फंक्शनों को आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेरी ऑफन पीपल बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। ज्यादातर ये देखा गया है कि ज्यादातर जो फैमिली थी वो ज्यादातर जो लोग थे वो एक ही फैमिली से थे। इन शेयर फूड, वो खाना को, अपने खाने को शेयर करते थे। एंड अदर रिसोर्सेज लीव वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल्स, और ये क्या करते थे, रिचुअल्स को भी परफॉर्म करते थे। यानी कि जिसमें यजनास यानी कि यज्ञ होता था, यानी कि अनुष्ठान धर्म से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते थे, खाने से रिलेटेड, रिसोर्स से रिलेटेड, वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। Families are generally a larger part of the network of the people known as the relative or किनफोक। तो किनफोक के रूप में, यानी कि रातेदारों के रूप में या रिलेटिव्स के रूप में, हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैमिली। ठीक है ना, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए थे, नेटवर्क के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना संजोए रखते थे। फैमिलीज टाइज, ये जो फैमिली है वो टाइज करती थी बेस्ड ऑन अ ब्लड एंड रिगार्डेड एज अ नेचुरल। ये क्या कहती थी, ये जो फैमिली थी वो ब्लड पे रिलेटेड थी और ये नेचुरल होती थी। दे आर डिफाइंड एज इन मेनी वे सच एन सम सोसाइटीज कजन्स आर रिगार्डेड एज रिलेटिव। तो अब देखें कई सारे ऐसे कजन फैमिलीज देखी गई जिनको उनका रिलेटिव माना गया है। एंड इन अदर सोसाइटी दे आर नॉट, और जबकि कई सारी सोसाइटियों में ऐसा भी देखा गया है कि जो कजन होते थे वो उनके रिलेटिव्स नहीं होते थे। तो कई जगह तो ये देखा गया है कि जो कजन है, चचेरे ममेरे भाई होते थे, इनकी जो हम कजन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक फैमिली का हिस्सा होते थे। लेकिन कई सारे भारत के इतिहास में कई ऐसा भी देखा गया है कि जो फैमिली थी वो एक्चुअल में ये जो कजन थे वो एक सोसाइटी का पार्ट थे, लेकिन कभी भी एक ये फैमिली का हिस्सा नहीं थे। क्योंकि भारत की हम बात करें तो भारत के कल्चर में कहीं ना कहीं हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, तो कहीं की डिफरेंस थोड़ा सा हमें वेरिएशन देखने को अवश्य मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इन केसेस ऑफ अर्ली सोसाइटी। अगर हम अर्ली सोसाइटी के केसों के बारे में स्टडी करते हैं तो इट इज इजी फॉर द हिस्टोरियन टू रिट्राइन इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिलीज एंड एलाइड क्लासेस। यानी कि जो अपर क्लासेस थे उनके बारे में भी और जो फैमिलीज थी उनके बारे में भी कई सारे हिस्टोरियन क्या करते हैं, एविडेंसेस को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिली रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। जबकि वही हम देखेंगे तो ऑर्डिनरी पीपल के रिलेशनशिप को इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज भी महसूस होती है हिस्टोरियंस को। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द एटीट्यूड टुवर्ड द फैमिली एंड किनशिप। तो कई सारे हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये भी देखते हैं कि एटीट्यूड जो था वो फैमिली को लेकर, किनशिप को लेकर, वो भी क्या था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा देखें, इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज बाय हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। These factors are important as they give insight in the people's thinking। तो ये भी बताता है कि लोगों के जो सोच थी, जो विचार थे, जो थिंकिंग थी, वो किस तरीके से इंसाइटली इनको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में रोल प्ले करता है, इनको इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बताता है द आइडियल ऑफ द पैटर्नल आइडियाज किनशिप एंड सक्सेशन। यानी कि हम बात करते हैं कि किस के तरीके से पितृसत्तात्मक आइडियाज थे फैमिली के, परिवार के, उनके बारे में हम समझते हैं, और किस तरीके से वो सक्सेशन थे। अंडर द पैट्रिनियल सिस्टम, यानी कि जो पैट्रिनियल सिस्टम होता था उसमें सन्स हैव द क्लेम टू देयर फादर्स वेल्थ व्हेन द लेटर डेड। यानी कि जब पिता मर जाता था तो पिता के मरने के बाद पुत्र का उसकी संपत्ति पर अधिकार होता था। ये सक्सेशन हमें, उत्तराधिकार हमें व्यवस्था देखने को मिलती है पैट्रिनियल सोसाइटी के अंदर।
नेक्स्ट हम देखेंगे इन द केस ऑफ किंग डिड नॉट हैव सन ही सक्सेड बाय वन ऑफ हिज ब्रदर, यानी कि अगर किसी राजा का बेटा नहीं होता तो बेटा ना होने की कंडीशन में अगर उस राजा का भाई होता था और उसके भाई का पुत्र होता था तो वो अगला वारिस उत्तराधिकारी वो माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि समटाइम्स द अदर किंग्समैन claim that throne and it was very exceptional case that women exercise power, यानी कि कई सारे केसेस में ऐसा बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम ऐसे केस होंगे जहां पर हम एक वुमेन का एक सक्सेसर के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे को एग्जाम्पल मिलता है तो वो है प्रभावती गुप्त। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के फॉर्म में अगर हम देख सकते हैं तो पैट्रिनियल सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर एक कौन रानी बनती है, तो हम बात करते हैं प्रभावती गुप्ता के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये वुमेन्स थी जो सक्सेसर आगे चलकर बनती है। कुछ हम नॉर्म्स देखेंगे, रूल देखेंगे मैरिज के। कभी कभी एग्जाम के अंदर ये पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द मैरिज, मैरिज के क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या नियम थे, उन नियमों के बारे में भी पढ़ते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, 3 नंबर के मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है आपको, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे धर्म सूत्र रिकॉग्नाइज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। जो धर्म सूत्र है वो बताता है कि भारत में 8 प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है और 8 प्रकार से परे है वो विवाह की कैटेगरी में नहीं आते। आउट ऑफ दिस 4 नॉर्म्स मैरिज वर कंसिडर्ड एज गुड, यानी कि जो 4 फॉर्म्स होती थी, टॉप 4 होती थी, उनको वैलिड माना गया है, उसको सबसे बेस्ट शादी का तरीका माना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिमेनिंग मैरिज वर कंडेम्ड बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द ब्राह्मण्स नॉर्म्स। तो ब्राह्मण नॉर्म्स के क्या मानते हैं, इसके अलावा नहीं मानते। यानी कि हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की, तो भाई ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में शादी कर सकता है, इसको वैलिड माना गया। क्षत्रिय क्षत्रिय कुल में शादी करेगा, इसको वैलिड माना गया है। और वैश्य वैश्य में और शूद्र शूद्र में, इन शादियों को, इन विवाहों को क्या माना गया, वैलिड माना गया अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। यानी कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो इन विवाहों को वैलिड बताते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब हम एक शूद्र और एक ब्राह्मण या क्षत्रिय के साथ विवाह करते हैं तो उस विवाह को वो वैलिड नहीं मानते। तो इसलिए जो शुरू के 4 है वो उनको ब्राह्मणिकल टेक्स्टों में वैलिड माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वुमेन कुड नॉट गेट एनी शेयर इन पैट्रिनियल प्रॉपर्टी, यानी कि महिलाओं को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। एक्सोगेमी, एक्सोगेमी का मैरिज आउटसाइड, यानी कि परिवार से, यानी कि कुल से बाहर जो शादी की जाती थी वॉज द डिजायरेबल, ये डिजायरेबल माना जाता था, ये अच्छा विवाह माना जाता था। हम बात करते हैं कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर मैरिज वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर, यानी कि पिता की इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती थी कि कन्यादान, यानी कि विवाह के समय अपनी पुत्री का दान करना, और इसके साथ वो जो भी गिफ्ट दे सकता था उनको वैलिड माना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ जाता है आपका किसमें, एमसीक्यू में, 1 नंबर में। तो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन देखेंगे इंडोगेमी क्या होता है। व्हाट इज इंडोगेमी, इंडोगेमी का मतलब रेफर टू मैरिज आउटसाइड वंस ऑफ द ग्रुप, यानी कि किसी एक ग्रुप के बाहर, एक कुल के अगेंस्ट में या बाहर जाकर शादी करना, दिस इज इंडोगेमी, जो कि क्या माना गया है, एक इंपॉर्टेंट शादी का तरीका माना गया है। दूसरा हम देखेंगे एक्सोगेमी। एक्सोगेमी का मतलब क्या होता है, इट इज रेफर टू मैरिज आउटसाइड, ठीक है ना, यानी कि ये क्या करते थे, कुल के अंदर ही शादी करते थे। जबकि इसके अंदर देखेंगे जो वंश था, जो ग्रुप्स था, उसके बाहर शादी करते थे, और इसको ज्यादा वैलिड माना गया है बजाय इसके। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब होता है, पॉलीगेमी रेफर टू मैरिज इन विच अ मैन हैज सेवरल वाइफ्स, यानी कि एक ऐसी विवाह पद्धति जिसमें एक व्यक्ति की कई सारी पत्नियां होती थी, इसे बोलते हैं पॉलीगेमी, यानी कि बहुपत्नी प्रथा। दूसरा हम देखेंगे पॉलिएंड्री, जिसमें हम के बहुपत्नी प्रथा। पॉलिएंड्री रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इन विच वुमेन कुड हैव मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि महिला के एक से ज्यादा पति देखने को मिलते हैं। ऐसा एग्जांपल हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं द्रौपदी, जिसे द्रौपदी पंचाली भी कहा जाता था। इनके 5 पति थे, जिनमें अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, यानी कि 5 इनके हस्बैंड थे। तो एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है महाभारत में, जो पॉलिएंड्री का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के बारे में बताओ, ये किस तरीके की बताते हैं, इनके फीचर्स क्या थे, इनके सिग्निफिकेंस क्या थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्मसूत्र या धर्मशास्त्रों में
दीज आर कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, ये कहते हैं कोड ऑफ सोशल बिहेवियर थे, मीन टू बी फॉलोड बाय द ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मणों द्वारा फॉलो किए जाते थे, एंड पर्टिकुलर एंड द सोसाइटी इन जनरल, यानी कि समाज में और ब्राह्मण इनको फॉलो करते थे। समाज के जो नियम्स होते थे इनमें मेंशन किए गए थे। धर्मशास्त्र, दे आर रिटन इन संस्कृत, और ये जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। विद द एमर्जेंस ऑफ द टाउन पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मेड बाई टू सेल देयर प्रोड्यूस एंड शेयर देयर आइडियाज इन द अर्बन मिलू, यानी कि जब ये शहरों के अंदर क्या करते हैं, जब ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं, एक दूसरे के साथ सेल परचेज करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो इस तरीके से ये एमर्जेंस करते हैं टाउन पीपल। तो टाउन पीपल कैसे एमर्जेंस हो रहे हैं, ये एमर्जेंस हो रहे हैं इस तरीके से जब वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, और इस तरीके से कुछ सोशल नॉर्म्स लिखे गए हैं। दिस माइट हैव लेड टू द क्वेश्चन ऑफ अर्लियर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, तो उसमें क्या क्या है, कई सारे क्वेश्चनिंग की गई है अर्लियर बिलीव्स के, कि लोग पहले क्या मानते थे, उनकी क्या क्या प्रथाएं थी। It was made this challenge that धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र वर कंपाइल, यानी कि इस समय हम देखेंगे कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र को कंपाइल किया गया। फीचर्स ऑफ गोत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, गोत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो गोत्र के बारे में अगर हम बात करें तो गोत्र रेफर टू द नेम गिवन टू द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि इसमें एक नेम होता था जो एक पर्टिकुलर पीपल के द्वारा दिया जाता था, नेम ऑफ वैदिक शेयर एज फॉर फादर एज स्टेब्लिश किनशिप बिटवीन देम, यानी कि गोत्र जो होता था रेफर किया जाता नेम गिवन टू द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी कि किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को एक पर्टिकुलर गोत्र दिया जाता था। जैसे मान लो किसी का जो सरनेम है गुप्ताज हो गए, है नहीं, और शर्मा हो गए, ये गोत्र हुआ करते थे। तो इन गोत्रों के बेसिस पर भी वैदिक सोसाइटी के अंदर कुछ ऋषिज होते थे, उनके वो प्रतिपादन, उनके वो क्या माने जाते थे, सक्सेसर माने जाते थे, और इस तरीके से गोत्र व्यवस्था भारतीय समाज में मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द सिस्टम ऑफ गोत्र हैड सिग्निफिकेंस टू द वुमेन, तो वुमेन के लिए भी गोत्र क्या होता था, एक सिग्निफिकेंस होता था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब महिलाओं के लिए कैसे होता था, देखते हैं कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू टेक द गोत्र ऑफ हर हस्बैंड अपॉन मैरिज एंड गिव हर फादर्स गोत्र, यानी कि शादी से पहले जो महिलाएं होती थी वो पिता का गोत्र अपनाती थी, शादी के बाद होने के बाद वो अपना गोत्र त्याग कर पति का जो गोत्र होती थी उसको अडॉप्ट करती थी। ऐसा हम धर्मशास्त्रों में देखने को मिलता है, जो कि फीचर्स है गोत्र के। तो मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, यानी कि अगर एक ही गोत्र के लोग होते थे, यानी कि हस्बैंड वाइफ लड़का लड़की होते थे, वो कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ही कुल के माने जाते थे, अर्थात वो रिश्ते में गोत्र के हिसाब से वो भाई बहन के समान माने जाते थे। इसलिए एक सेम कुल के अंदर या सेम गोत्र में शादी करना भारतीय शास्त्रों के अंदर या धर्म शास्त्रों में वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। When we examine the name of the women married to the Satwahan rulers, we will find that the many of them had name derived from fathers Gotra such as Gautam and Vasisht. अब हम क्या देखते हैं, हम दो एक्सेप्शन केस देखते हैं। ये एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन केस क्या है, यानी कि जिस तरीके से हम गोत्रों को देख रहे हैं कि भाई पिता के बाद पिता का शादी से पहले और शादी के बाद पति का जो गोत्र होता था वो वैलिड माना जाता था महिलाओं के द्वारा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस ऐसे भी हैं जिसमें महिलाओं ने अपने पिता के गोत्र को ही आगे फॉरवर्ड किया, कैरी ऑन किया। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे सातवाहन रूलर के अंदर दो एग्जाम्पल हमारे को ऐसे देखने को मिलते हैं, एक है गौतम और दूसरा है वशिष्ठ। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि दे रिटेन दिस नेम्स एंड इंस्टीड ऑफ अडॉप्टिंग नेम डिराइव फ्रॉम देयर हस्बैंड्स गोत्र इंस्ट्रक्टेड बाय द ब्राह्मणिकल रूल्स, और उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया है ब्राह्मणिकल रूल्स के, और उन्होंने अपने हस्बैंड के जो रूल गोत्र थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया। सम ऑफ वुमेन मैरिड द सातवाहन रूलर्स बिलोंग टू द सेम गोत्र, यानी कि कुछ सातवाहन रूलर थे जो सेम गोत्र के अंदर देखने को मिलता है, जो क्या करती है, वुमेन मैरिड करती है। तो कुछ एक्सेप्शन केस ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं जो सेम गोत्र के अंदर महिलाएं शादी करती है, ये भी एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है ना, जो हमें कहाँ पे मिलता है, सातवाहन रूलर्स के अंदर मिलता है। तो एमसीक्यू के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन सा ऐसी डायनेस्टी थी या किन था, या कौन सा ऐसा वंश था जिसमें अपने ही कुल के अंदर शादी करने की प्रावधान था। तो हम देखेंगे सातवाहन रूलर्स ऐसे थे जिनमें ऐसा देखने को मिलता है, और सातवाहन रूलर ही वो थे जो मैट्रियार्कल सोसाइटी के अलावा मैट्रियार्कल सोसाइटी को फॉलो करते थे, यानी कि माता के भी वंश को मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि एज इज ऑब्वियस दिस रैन काउंटर टू द आइडियल एक्सागोमी एक्सागेमी
रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अंदर जैसे कि हम देखते हैं कि एक्सागैमी, एक्सागैमी का मतलब है एक्सोगैमी, एक्सो मतलब होता है बाहर, है नहीं, तो कुल से बाहर की विवाह को ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में वैलिड माना गया है। ठीक है, इन फैक्ट हम देखते हैं कि exemplified the alternate the practice of the endogamy or marriage within the kin which was prevalent among the several communities South India। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि भाई साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के अंदर ये भी देखा गया है कि वो अपने ही कुल के अंदर शादी करते थे, जबकि उत्तर भारत के अंदर हम देखेंगे कि एक्सोगेमी जो मैरिज सिस्टम था वो उसको मानते थे, यानी कि कुल से बाहर से विवाह करना। लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि कुल के अंदर ही शादी करने की परंपरा मिलती है हमें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, सच मैरिज अमंग द किंग फॉक इंश्योर क्लोज किंग कम्युनिटी। और इस तरीके से क्या करते हैं, एक कम्युनिटी बनती है जो है क्लोज किंग, यानी कि एक परिवार के अंदर, कुल के अंदर ये विवाह करते थे और इस तरीके से आपस में एक दूसरे के रिलेशन को और ज्यादा मजबूत बनाते। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन एविडेंस रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ गोत्र अमंग सातवाहन। तो सातवाहनों में इंस्क्रिप्शन किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, तो ये भी हमें गोत्रों के बारे में बताते हैं यहाँ पे इंस्क्रिप्शन। जैसे कि हम बात करते हैं कि सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मेट्रोमिक्स एंड विच सजेस्ट द मदर्स वर गिवन इंपॉर्टेंस। यानी कि हम देखते हैं कि सातवाहन शासकों में मेट्रोमिक्स को मानते थे, अर्थात माँ की पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, हमने देखा। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, सातवाहन जो रूलर थे, वो मैट्रियार्कल सोसाइटी को ज्यादा मानते थे, यानी कि माता के नाम को, माता के गोत्र को अपने के साथ जो शासक थे वो मानते थे। ठीक है, तो ये सातवाहन शासकों का एक इंपॉर्टेंट रोल था, जो कहीं ना कहीं हमें कहाँ से मिलने को मिलता है, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस से हमें देखने को मिलता है। बट देयर सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रियार्कल। लेकिन इनके जो गद्दी पर बैठने का जो अधिकार था वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब मानते माता को थे, गोत्र माँ का साथ में लेके चलते थे। लेकिन पितृ सत्तात्मक समाज था, श्रोण पे बैठने का, यानी कि गद्दी पर बैठने का अधिकार बेटे को ही होता था, ना कि बेटी को। Several inscriptions of the Satvans ruler mention the name of their mother rather than their father। यानी कि कई सारे सातवाहन अभिलेखों में ये देखा गया है कि वे अपनी माँ के गोत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय अपने पिता के। फॉर एग्जाम्पल, गौतम पुत्र सातकर्णी सन ऑफ गौतमी, यानी कि गौतमी का जो पुत्र था, इन्होंने अपनी माता के गोत्र को माना है, यानी कि गौतमी पुत्र, यानी कि गौतमी का पुत्र। ठीक है ना, सातकर्णी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कास्ट, यहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। कास्ट के बारे में बात करते हैं, कास्ट रेफर द हायरार्किकल ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज लेट डाउन द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्रों में हम देखेंगे कास्ट सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट हायरार्की बनती है। हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, पदानुक्रम मतलब कौन से कास्ट सबसे ऊपर है, फिर कौन से कास्ट नीचे है। तो ये जो एक सिस्टम बनाया गया है, दिस इज हेरारिकल, ये एक पदानुक्रम है। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कहाँ पे, इनका डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर प्लेस देमसेल्फ ऑन द टॉप एंड शूद्रास एट बॉटम। तो ब्राह्मण वो व्यक्ति थे जो अपने आप को क्या करते हैं, टॉप पर रखते हैं, जबकि शूद्रों को कहाँ पे रखते हैं, ये बॉटम के अंदर रखते हैं, और अपने आप को कहाँ रखते हैं, ये टॉप पर रखते हैं। और ऐसा नहीं कि ये खुद कर रहे हैं ऐसा, ऐसा ही इसको मानते नहीं, वो कहते हैं कि ये तो ईश्वर की बनाई हुई परंपरा है जिसको ब्राह्मण फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ब्राह्मण्स क्लेम दैट दिस ऑर्डर वाज डिवाइनली ऑर्डेन्ड। यानी कि ये जो एक क्रोनोलॉजिकल बनाई गई, जो जो एक हायरार्की बनाई गई है, सबसे अपर ऊपर पोजीशन पे जो ब्राह्मण है वो उन्होंने नहीं बनाई, ये तो ईश्वर ने बनाई है, परमपिता परमेश्वर ने बनाई है, वो ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, आइडियल ऑक्यूपेशन लेट डाउन द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। क्या क्या आइडियल ऑक्यूपेशन से जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में लिखा गया है। मैंने आपको बताया है कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र जो है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपसे मैरिज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे आज से ऑक्यूपेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है कि 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए भी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र डिस्क्राइब द रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन। तो हम देखेंगे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र क्या बताते हैं, आइडियल ऑक्यूपेशन के बारे में बताते हैं। ऑफ द फोर कैटेगरीज ऑफ वर्णास, जो वर्ण की फोर कैटेगरी, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आता है ब्राह्मण, फिर आता है आपका क्षत्रिय, उसके बाद आता है वैश्य, उसके बाद आता है शूद्र।
तो ये जो फोर कैटेगरीज है, इसको क्या मानते हैं, वो आइडियल मानते हैं। जबकि ब्राह्मण का काम क्या होता है, देखो बच्चों, ब्राह्मण का जो काम होता है, वर्क सपोज टू स्टडी द टीच ऑफ वेदास। वो क्या करे, स्टडी करे और टीचिंग करे वेदास को, यानी कि वेद खुद पढ़े और वेदों की शिक्षा दे। उसके अलावा परफॉर्म करे सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट। वो क्या करते हैं, वही दान दे और दान ले। इसके अलावा सेक्रीफाइस, जितने भी यज्ञ होते थे, यज्ञ रिचुअल एक्टिविटीज, यानी कि धर्म से संबंधित, यानी कि धार्मिक क्रियाकलाप, धर्म से रिलेटेड यज्ञ कराना, ये तमाम जितने भी काम होते थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के होते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे क्षत्रियों का फंक्शन क्या होता था। क्षत्रियों का फंक्शन होता था एंगेज इन वारफेयर, यानी कि युद्धों में शामिल रहना, प्रोटेक्ट पीपल, लोगों की रक्षा करना, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस करना, न्याय करना, एंड स्टडी द वेदास, वेदों की स्टडी करें, और साथ ही साथ जितने भी सेक्रीफाइस होते थे, यानी कि जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी, वो उनको मेंटेन करें, और मैक गिफ्ट, यानी कि और दान दे। ये तमाम जितने भी काम है वो किसके हैं, ये काम है क्षत्रिय के। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वेश्यों के क्या फंक्शन है। वेश्यों के फंक्शन है ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार करने से संबंधित, यानी कि एक्सपेक्टेड टू गिव गिफ्ट्स, वो उनसे एक्सपेक्ट किया था वो गिफ्ट दे। इसके अलावा गेट सेक्रीफाइस, परफॉर्म एंड स्टडी वेदास इन एडिशन टू द एंगेजिंग एग्रीकल्चर, एस्ट्रोलिज्म एंड ट्रेड। वो व्यापार करें, है नहीं, खेती करें, इसके अलावा पशुपालन करें, और इसके अलावा वो वेदों को स्टडी करने के साथ साथ गिफ्ट भी दे। ये काम था वेश्यों का। सबसे लास्ट में जो आता है वो है शूद्रा। शूद्रों का फंक्शन क्या था, जॉब ऑफ सर्विंग द थ्री हायर वर्न्स, यानी कि जो ऊपर के तीन हायर वर्न्स थे वो उनको सर्विस दे, इनकी सेवा करे। तो सेवा का जो जिम्मा सौंपा गया वो सौंपा गया शूद्रों को, अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र, यानी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में इनको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है स्ट्रेटेजीज डेवलप बाय द ब्राह्मण्स टू इन्फोर्स द वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम को इन्फोर्स करने के लिए ब्राह्मणों ने किस तरीके की स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्राह्मण डेवलप द थ्री स्ट्रेटेजीज इन्फोर्स द वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम को इन्फोर्स करने के लिए इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई, तीन स्ट्रेटेजी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। पहले हम देखेंगे ब्राह्मण्स asserted that वर्ण ऑर्डर वाज डिवाइन ओरिजिन। इन्होंने माना है कि भाई जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ना, ये ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, ये ईश्वर ने बनाई है, ये डिवाइन ओरिजिन है। सेकंड ये बताते हैं कि ब्राह्मण एडवाइज द किंग इंश्योर दैट द वर्ण सिस्टम वाज फॉलोड विद इन द किंगडम। भाई जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, राजा को, किंग को एडवाइस करते थे कि भाई राजा साहब आपको क्या करना है, आपको ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, इस वर्ण व्यवस्था को अपने किंगडम के अंदर क्या करना है, फॉलो करवाना है। थर्ड हम देखते हैं क्या होता है, द ब्राह्मण्स अटेम्प्ट टू persuade द पीपल दैट देयर स्टेटस वाज एडमायर्ड बाय बर्थ। और वो लोगों को बताते थे कि भाई ये जो आपका स्टेटस है ना, ये कोई आपका ऐसा नहीं है कि आप अब क्या कर रहे हो प्रेजेंट में, नहीं, ये पहले से डिसाइडेड है जब आपका जन्म हो, यानी कि जिस कुल में आप जन्मे उसी कुल के हिसाब से आपकी वर्ण की पहचान थी। अर्थात ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय के कुल में हुआ पैदा व्यक्ति क्षत्रिय होता था, जो वैश्य के कुल में पैदा हुआ वो वैश्य था, और जो शूद्र के कुल में पैदा हुआ वह शूद्र था। और इस तरीके से स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इंडियन किंग और नॉन क्षत्रिय ओरिजिन, यानी कि भारत के राजा और नॉन क्षत्रिय ओरिजिन, यानी कि ऐसे राजा जो वास्तविक रूप से क्षत्रिय नहीं थे। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, शास्त्रों के अनुसार हम देखेंगे ओनली क्षत्रिय वर सपोज टू बी द किंग। भाई शास्त्र बताते हैं कि भाई राजा का अधिकार होने का सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियो को होता था, क्षत्रियो के बाहर किसी को राजा होने का अधिकार नहीं था। कौन बताता है ऐसा, ऐसा में बताता है शास्त्र। कौन से शास्त्र, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। नेक्स्ट पॉइंट, but it is observed that the person who had able to muster support and resource and need to be the depend on the theory of birth। यानी कि कुछ ऐसा भी माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति, मान लो कोई क्षत्रिय नहीं है लेकिन उसके पास क्या है, सपोर्ट है लोगों का, है नहीं, उसके पास रिसोर्स है, अगर उसके पास सपोर्ट है, रिसोर्स है, तो भी वो राजा बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर द डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ मौर्यास, यानी कि कई सारे ओरिजिन ऑफ मौर्यास को लेकर भी अलग अलग विचार विमर्श करते हैं हिस्टोरियंस, है नहीं, कि भाई क्या मानते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी कि बुद्ध की जो ग्रंथ है, उन बुद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि जो मौर्यास थे वो क्षत्रिय ही थे। जबकि कई सारे ब्राह्मणिकल टेक्स्टों में बताया गया है, क्या बताया गया है, कि जो मौर्यंस थे वो एक्चुअल में क्या थे,
राजा नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, और क्षत्रिय ना होने की वजह से, और वो कौन थे, वो एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे, जो बाद में क्या बन गए, राजा बन गए। कौन बताता है? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बताते हैं। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बताते हैं? बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बताते हैं कि जो मोरेन्स आए वो एक्चुअल में क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है ना। जबकि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहते हैं कि वही वो क्षत्रिय नहीं थे, वो तो लो कास्ट के थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजा बन जाते हैं। राजा क्यों बन रहे? वो हमने देखा कि भाई शत्रु के अलावा भी राजा बनने की पॉसिबिलिटी थी। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि वो उनके पास सपोर्ट होना चाहिए लोगों का, दूसरा उसके पास रिसोर्स होने चाहिए। अगर उसके पास एबिलिटी है, रिसोर्स है, और लोग उसको सपोर्ट करें, तो भी वो राजा होने का हकदार था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यस वर शुंग्स, यानी कि उसके बाद जितने भी, यानी कि मौर्यों के बाद जो आए, शुंग्स और कंस, हु वर ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण थे। यानी कि मौर्य ब्राह्मण नहीं माने जाते हैं, ये क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है ना। एंड द सातवाहन किंग गौतमी पुत्र सातकर्णी क्लेम टू बी ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉय द क्षत्रिय प्राइड। अब हम देखें, गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थे वो राजा थे, और वो अपने आप को क्या करते, क्षत्रिय, हु क्लेम टू बी ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉय द क्षत्रिय प्राइड। ये क्या करते हैं, ये अपने आप को दिखाते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल का राजा हूं, और मैं शत्रुओं की जो प्राइड है, यानी कि जो उनका घमंड है, मैं उनको चूर चूर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ही ऑल्सो क्लेम टू इंश्योर दैट देयर वाज नो इंटरमैरिज, यानी कि यहाँ पे कोई इंटरमैरिज करने का प्रोविजन नहीं है अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द फोर वर्णास। तो इनमें कोई फोर वर्णास के अंदर इंटरमैरिज करने का प्रोविजन नहीं है, बट हिमसेल्फ इंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रदामन। तो रुद्रदामन का जो अभिलेख है, यानी कि रुद्रदामन का आप देखेंगे अभिलेख, जिसका नाम है गिरनार अभिलेख, तो उसमें भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि फोर वर्णों के बारे में। और हिमसेल्फ एंटर द इनटू मैरिज अलाइन, और वो क्या करते हैं, मैरिज अलाइन को भी फोकस करते हैं। फ्रॉम दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल से वी कैन एज्यूम, हम एज्यूम कर सकते हैं, द इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क कास्ट वाज ऑफन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये कहता है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था कास्ट सिस्टम के अंदर, जो कि फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलता है रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट हम देखेंगे, सातवाहन क्लेम्ड टू बी द ब्राह्मण। जो सातवाहन है वो क्लेम करते हैं वो ब्राह्मण है, वेयर एज अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण्स, है ना, जबकि ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग किंग और टू बी हैव बीन द क्षत्रियास, ये क्या होते थे, क्षत्रियास नहीं हो सकते थे, क्योंकि ब्राह्मण का काम कुछ और है, और जो राजा होते थे वो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय होने का अधिकार होते थे, ऐसा मानते ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। क्योंकि ब्राह्मण का काम क्या था, ब्राह्मण का काम था स्टडी करना वेदों को, और दूसरों को टीचिंग करना, स्टडी करना, टीचिंग करना, यजनास कराना, रिचुअल एक्टिविटीज, दान देना और दान लेना, ये सारे काम थे अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों के, ब्राह्मण के। और राजा बनने का जो अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों का था, ऐसा धर्मशास्त्र बताते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द क्लेम टू अपहोल्ड द फोरफोल्ड वर्णास। तो उन्होंने फोरफोल्ड वर्णास को क्या क्या क्लेम किया है, बट एंटर इनटू मैरिज अलायंस विद पीपल ऑफ द अदर कास्ट, कि वो अदर कास्ट में भी शादी कर सकते हैं। बिसाइड ब्राह्मणिकल टैक्स प्रिस्क्राइब्ड एक्सोगेमी, यानी कि जो ब्राह्मणिकल टैक्स है वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एक्सोगेमी को। एक्सोगेमी मतलब बहिर्विवाह, यानी कि कुल से बाहर विवाह करने को मानते हैं। लेकिन सातवाहन की जो प्रैक्टिस है वो इंडोगेमी है, मतलब अपने ही कुल के अंदर ही शादी करते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन कैसे हैं जो एमसीक्यू के क्वेश्चनों में पूछ सकता है। एमसीक्यू के क्वेश्चनों में पूछ सकता है कि भाई धर्म शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो एक्सोगेमी जो मैरिज सिस्टम है वो उसको फॉलो करते हैं, जबकि कौन सा ऐसा एक डायनेस्टी थी, वंश था, जो इंडोगेमी को मानता था। तो हमें ध्यान रखना कि सातवाहन डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जो इंडोगेमी को, यानी कि अंतर विवाह को मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मल्लेज। मल्लेज क्या होते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है ना, कि भाई मल्लेज कौन थे। तो सीधी सी बात ध्यान रखना है कि द शकास एंड कुशांस, भाई जो शक राजा थे, दूसरे कुशान जो रूलर्स हुआ करते थे, जो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, वो रिगार्डेड एज बारबेरियन और आउटसाइडर। इनको बारबेरियन कहा जाता था, या इनको आउटसाइडर माना जाता था, और इन्हीं लोगों को, यानी कि कुषाण शासकों को और शक शासकों को क्या माना जाता था, मल्लेच माना जाता था। एंड सम पावरफुल मल्लेच वर फैमिलियर विद संस्कृत ट्रेडिशन, लेकिन कुछ मल्लेच ऐसे थे जो कहीं ना कहीं संस्कृत ट्रेडिशन से फैमिलियर थे, यानी कि संस्कृत की जो ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, वो उनको मानते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जातिस। जातिस किस तरीके का रोल प्ले करती थी। तो जातियों के बारे में हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मंदोसर इंस्क्रिप्शन, यानी कि मंदोसर इंस्क्रिप्शन से हमें ये जानकारी मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर थे, एमपी के अंदर पाए जाने वाला इंस्क्रिप्शन है, जिसको बोलते हैं मंदसौर, ठीक है। द सोशल कैटेगरीज आर रेफर्ड एज टू जाति, यानी कि जो सोशल कैटेगरीज, जो श्रेणियां थी, उनको जाति के रूप में
रेफर किया गया है। लाइक वर्णा जाति वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ, जो जाति थी वो भी किस पर बेस्ड थी, बर्थ पर बेस्ड थी, यानी कि जिसका जैसे कुल में जन्म होता था, वर्ण में जन्म होता था, उसी हिसाब से उसकी जाति भी तय की जाती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द वर्णास वर फिक्स्ड एट फोर, ये जो वर्ण थे वो फोर फिक्स्ड थे, लेकिन देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ जाति, यानी कि जातियों पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, यानी कि वर्ण तो सिर्फ चार थे लेकिन जातियां कई हजार भी हो सकती थी, ऐसा हमारे ग्रंथों में मेंशन है। In fact, whenever the Brahmanical authority, अगर हम Brahmanical authority की बात करें, encountered a new groups and did not fit in fold for the Varna system, they classified as जाति, यानी कि हमारे जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज है, अगर कोई भी जाति इन चार वर्णों में नहीं बैठती थी तो किसको वो अलग जाति के रूप में, मान लो कोई वर्ण से बाहर जा रहा है, भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से बाहर का कोई अगर कोई वर्ण में आ रहा है तो उसको उठाकर किस में डालते थे, ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज, यानी कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है जाति के रूप में इसको डाल देते थे। इंस्टेंस फॉर पीपल लिविंग एट फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे लोग जो जंगल में रहते थे, सच एज निषाद, जिनको निषाद कहा जाता, वर क्लासिफाइड एज जाति, जिनको जाति कहा जाता था, यानी कि जंगलों में रहने वाले जो लोग थे जिन्हें निषाद कहा जाता था उन्हें भी जाति के रूप में कैटेगराइज किया गया है। जाति विच शेयर अ कॉमन ऑक्यूपेशन, जाति वो होती थी जो क्या करती थी, कॉमन ऑक्यूपेशन को शेयर करती थी, यानी कि वो एक ही प्रकार का व्यवहार करती थी, या व्यापार जो भी होता था, जो भी उनका व्यवसाय होता था वो एक ही प्रकार का होता था। एंड प्रोफेशन वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स, यानी कि इस प्रोफेशन को कई बार गिल्ड्स के रूप में भी हम देखते हैं और श्रेणीज के रूप में भी जानते हैं। द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मंदसौर, यानी कि जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो मंदसौर जो मध्य प्रदेश से पाया गया है, इसमें क्या गया, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल प्रोसेस एंड नेचर ऑफ गिल्ड्स, यानी कि हम देखते हैं कि मंदसौर अभिलेख में जो मध्य प्रदेश में पाया गया है उसमें गिल्ड्स के बारे में बताया गया है, उसकी क्या क्या फंक्शन थे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें मंदसौर से मिलती है कि किस प्रकार की कैटेगरीज थी, श्रेणीज की, गिल्ड किस तरीके से फंक्शंस करते थे, प्रोफेशन करते थे, और इनका हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, मंदसौर के कर्नाटक, सॉरी मंदसौर के मध्य प्रदेश से अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड करता था हिस्ट्री ऑफ गिल्ड्स और सिल्क वीवर्स, यानी कि जो सिल्क के वीवर्स थे, सिल्क मतलब रेशम के जो बुनकर थे उनके बारे में पता चलता है। हु ओरिजिनली लिव्ड इन लाटा, जो कहा रहते थे, अक्सर लाटा यानी कि गुजरात में रहा करते थे, एंड शिफ्टेड टू मंदसौर, और ये क्या करते हैं, मंदसौर में शिफ्ट हो गए थे अलोंग विद देयर किनफॉक एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, ये क्या कह रहे थे, लाटा गुजरात से शिफ्ट कर जाते हैं कहाँ पे, मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसा हमें कहाँ मिलता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है मंदसौर के मध्य प्रदेश के शिलालेख यानी कि स्टोन, ठीक है ना, अभिलेख में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द मेंबरशिप ऑफ गिल्ड्स वाज बेस्ड ऑन शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो मेंबरशिप थी गिल्ड की वो बेस्ड थी किस पर, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि कई सारे ऐसे लोग थे जो क्राफ्ट में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज थे, बहुत ज्यादा अच्छा काम करते थे। एंड सम मेंबर्स अडॉप्टेड डिफरेंट ऑक्यूपेशन, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अलग प्रकार का व्यवसाय को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें बताता है अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमन प्रोफेशन शेयर्ड बाय द मेंबर्स, दे ऑल्सो कलेक्टिवली डिसाइडेड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ, वो क्या करते थे कलेक्टिवली अपने सगे संधु बंधु भाइयों के साथ मिलकर ये डिसाइड करते थे कि उनको किस चीज के अंदर व्यवसाय में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, एंड अर्न थ्रो क्राफ्ट, और ये जो थ्रो कर अर्न करते थे क्राफ्ट के थ्रू, एंड कंस्ट्रक्टेड एंड स्प्लेंडेड टेम्पल्स इन ऑनर ऑफ द सन गॉड, और ये क्या करते थे, सन गॉड का टेम्पल इन्होंने क्या करा है, यहाँ से पैसों को कलेक्ट करके यानी कि बिजनेस करके ऑक्यूपेशन करके यहाँ सन मंदिर को बनवाने के, इनके सूर्य मंदिर को बनाने में भी या सूर्य देवता के मंदिर को बनाने में भी इन्होंने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट कि इन मंदसौर इंस्क्रिप्शन किस तरीके से श्रेणीज के बारे में, गिल्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं कि जातियों के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो मंदसौर का इंस्क्रिप्शन को बेस बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बियॉन्ड द फोर वर्णास, यानी कि चार वर्णों के अलावा, तो देयर वर पॉपुलेशन whose social practices were not influenced ब्राह्मणिकल such as निषाद, यानी कि जहां पर हम देखेंगे चार वर्णों के अलावा थे, तो चार वर्णों के अलावा भी हमने देखा कि निषादों का भी वर्णन किया गया। निषाद कौन थे, जो जंगलों के अंदर रहा करते थे उन्हें निषाद कहा जाता था, और इन्हें चार वर्णों के अलावा अन्य जाति के अंदर फिट किया गया है, किसने, हमारे जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उन टेक्स्टों के अंदर इनको मेंशन किया गया है।
इसके अलावा इसमें क्या होते थे, इसमें होते थे नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, यानी कि जो शेफर्ड होते थे, है नहीं, जो गडरिया होते थे, जो पैस्टोरलिस्ट होते थे, जो मवेशियों को चराते थे, वो भी इनमें ऐड किए गए जातियों के रूप में। देयर वॉज अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड बिलीव बिटवीन दिस पीपल, इन लोगों के बीच में क्या थे, शेयर करते थे अपने बिलीव्स को और अपने आइडियाज को। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अनटचेबिलिटी में, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अनटचेबल्स, अनटचेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल किसमें बच्चों, आर्टिकल 17 के अंदर क्या किया गया है, अनटचेबिलिटी को बाइकआउट किया गया है, मतलब छुआछूत को प्रोहिबिशन किया गया है। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी क्या है, अनटचेबल ड्यूटीज एंड प्रिस्क्राइब फॉर देम इन मनुस्मृति एंड शास्त्र, तो शास्त्रों में मनुस्मृति में किस तरीके से इसका प्रिस्क्राइब किया गया है, इसको वर्णन किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अनटचेबल के बारे में हम देखते हैं कि द ब्राह्मण कंसीडर द सम सोशल कैटेगरीज, यानी कि जो ब्राह्मण थे वो कुछ सोशल कैटेगरीज को अनटचेबल मानते थे, अछूत मानते थे। They were primarily connected with the performance of the rituals which they consider as pure. ठीक है ना, वो क्या मानते थे कि भाई जो प्योरली कोई काम करते थे, और वो मानते थे कि भाई अगर कोई भी काम ऐसा कर रहा है जो पवित्र काम है, और इनको देखना, इनका टच करना, ये बिल्कुल गलत मानते थे, और इसलिए अनटचेबल्स को बिल्कुल समाज के बाहर, यानी कि जो पेरीफेरी एरिया होता था, जो शहर का बिल्कुल लास्ट का किनारे वाला एरिया होता था, आउटर एरिया के अंदर उनको रहने की परमिशन दी जाती थी, ये शहरों के अंदर नहीं रहते थे, गांव के बीच हिस्से में नहीं रहा करते थे। अब हम देखेंगे सो दे अवॉइड टॉकिंग टेकिंग फूड फ्रॉम अनटचेबल, और ये क्या करते थे, अनटचेबल से खाना भी लेना अवॉइड करते थे। एंड सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पॉलिटिंग, और इनसे माना जाता था कि जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे पॉलिटिंग काम होते हैं, मतलब अशुद्ध काम होते हैं। दिस इंक्लूड द हैंडलिंग कॉप्स, ये क्या करते थे, ये हैंडलिंग करते थे कॉप्स को, है नहीं, एंड डेड एनिमल्स, यानी कि जो मृतक होते थे वो इनको उठाने, शव को उठाने का काम इनका होता था। ठीक है ना, और इसके अलावा जितने भी डेड एनिमल्स होते थे तो उनको भी उठाने का काम कौन करते थे, यही करते थे, जिनको अनटचेबल कहा गया है। एंड दोज हु परफॉर्म सच टास्क, यानी कि ऐसे लोग जो ये काम किया करते थे, ठीक है, उनको क्या माना गया है, इनको माना गया है चंडाल्स। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे थे एमसीक्यूज के अंदर, भाई चंडाल्स कौन होते थे, तो ध्यान रखना बच्चों, चंडाल उन लोगों को कहा जाता था जो बेसिकली कॉप्स, यानी कि जो डेड व्यक्ति होते थे उनको उठाने का काम करते थे, और डेड एनिमल्स को उठाने का काम करते थे, बेसिकली उनके लिए चंडाल वर्डों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि देवर प्लेस्ड, यानी कि देवर प्लेस्ड एट अ वेरी बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की, जो सोशल हायरार्की के अंदर, यानी कि समाज का जो पदानुक्रम था, इसमें शूद्रों से भी नीचे इनको रखा गया है। ठीक है ना, एंड टचिंग एंड सीइंग देम एज रिगार्डेड एज पॉलिटिंग, और इनको देखना, और इनको देखने के साथ साथ इनको टच कर लिया तो उनको पॉलिटिंग माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। बाय द ब्राह्मण्स, किसके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया। मनुस्मृति बताती है लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडाल, तो मनुस्मृति में चंडालों की ड्यूटियों के बारे में भी बताया गया कि इनके क्या क्या कर्तव्य थे। तो कौन बताता है हमें, ये हमें बताता है मनुस्मृति। तो यहां से भी क्वेश्चन आया था, आपका ध्यान रखना कि मनुस्मृति किस तरीके से चंडालों की ड्यूटीज के बारे में बताती है। दे हैड टू लीव आउटसाइड द विलेज, इनको कहाँ रहने का अधिकार था, उनको गांव के बाहर रहने का अधिकार था। एंड यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, और ये क्या करते थे, जो ब्राह्मणों द्वारा, जो लोगों द्वारा फेंके के बर्तन होते थे टूटे फूटे, उनका ही इस्तेमाल करके अपने जीवन यापन करते थे। इसके अलावा वियर ऑफ डेड, यानी कि जो मृतक व्यक्ति होते थे उनके कपड़े पहनते थे, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, और ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, और आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनते थे। एंड दे कुड नॉट वॉक आउट ऑफ द विलेज एंड सिटीज एट नाइट, रात के समय ना तो ही शहर के बाहर और ना ही गांव के बाहर कहीं जा सकते थे। They had to dispose the bodies of those who had no relatives and serve as executioners. तो ये क्या काम करते थे, ये उन लोगों की डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार करते थे जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं होते थे, इन्हें चंडाल कहा जाता था। और चंडाल का ऐसा डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें मिलता है मनुस्मृति में, जो कि हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन मेड बाय अ फाइयान एंड हेंसवांग। तो फाइयान और हेंसवांग किस तरीके से बताते हैं, हालांकि ये कौन है, ये फॉरेनर्स थे, चाइनीज ट्रैवलर्स थे, और ये चाइनीज ट्रैवलर्स भारत के बारे में क्या बताते हैं। फायन बताता है कि कैम इन 5th सेंचुरी बीसी, जो 5th सेंचुरी सीई, सॉरी, है नहीं, तो 5th सेंचुरी सीई में आया था, और रोट दैट, वो लिखता है कि अनटचेबल साउंडेड, यानी क्लैपर्स, यानी कि जब कभी भी
अनटचेबल आते थे, साउंडेड करते थे, तो क्लैपर यानी कि खड़खड़ी बजाई जाती थी, जैसे मैसेज दिया जाता था कि भाई सभी लोग अलर्ट हो जाओ कि यहाँ से अब क्या है, अनटचेबल या चंडाल गुजरने वाले हैं, तो इनको ना देखें और ना छुए। अगर उन्होंने इसको देख लिया तो इसका मतलब है आप पवित्र हो जाते थे, ऐसा फाइयान लिखता है। ठीक है, वेन दे, जब एंटर स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट में आते थे, सो दैट द पीपल कुड अवॉइड द साइड, ताकि लोग इनको अवॉइड कर सके, इनको ना देखे। अगर देख लिया तो वो अपवित्र माने जाते थे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, उनके लिए उनको नहाना पड़ता था। तो इस तरीके की मेंटेलिटी उस समय भारत में थी, यानी कि ऐसी मानसिकता भारत में थी, और फाइयान अपने किताब में ऐसा लिखता है। नेक्स्ट हम बताते हैं हैंसवांग। हैंसवांग जो थे ये आए भारत में 7th सेंचुरी सीई के अंदर, एंड ऑब्जर्व दैट द एग्जीक्यूशनर एंड स्कैवेंजर वर फोर्स टू लीव आउटसाइड द सिटी। इनको क्या करते थे, स्कैवेंजर और जो उनको फोर्स किया जाता था कि भाई आप क्या करो, आप बिल्कुल शहर के बाहर ही रहोगे, यानी कि शहर के अंदर, गांव के अंदर रहने की इनको कोई परमिशन नहीं थी। ये सिर्फ पेरिफेरी एरिया में, जो आउटर एरिया हुआ करता था, उनमें ही इनको रहने का अधिकार था। ऐसा हमें कौन बताता है, हैंसवांग बताता है। ठीक है, and there were instances of Chandals who were not accepting the life of degradation and prescribed in शास्त्र। तो शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि कभी कभी तो लोग ऐसे भी थे जो चंडाल लोग इस तरीके का जीवन यापन करना एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्स एंड स्टेटस, यानी कि जन्म से परे संसाधन और उनका स्टेटस क्या था। हम देखते हैं कि द सोशल पोजीशन ऑफ द डिफरेंट सेक्शन वर ऑफन शेप्ड बाय देयर एक्सेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि सीधी सी बात हम देखते हैं कि जो सोशल पोजीशन थी किसी भी सेक्शन की, वो उसकी इकोनॉमिक रिसोर्स पर बेस्ड होती थी, वो उस पर डिपेंड करती थी। द क्राइटेरिया ऑन विच प्रॉपर्टी इज ग्रांटेड एज फॉलो, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी वो ग्रांट करती थी, जैसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड थी, जेंडर पे बेस्ड थी, यानी कि मेल है या फीमेल है, इस पर बेस्ड करती थी। दूसरा करती थी ऑन द बेस्ड ऑन द वर्णास, वो किस वर्ण से है। तो वर्ण भी क्या करते थे, बेस्ड करते थे कि किस तरीके का उनका स्टेटस है और किस तरीके से वो रिसोर्स प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम देखें पैट्रिलियन सोसाइटी के अंदर जो बच्चे होते थे, जो सन होता था, उसी को अधिकार होता था अपने पिता की संपत्ति पर, जबकि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है ना, वर्णों में जो सबसे अमीर थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, और यही क्या करते थे, पैसा रखने का अधिकार थे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इनके पास जो रिसोर्स थे वो सबसे ज्यादा थे, और शूद्र इन सबसे बहुत परे था। ठीक है ना, और शूद्र का एक ही फंक्शन था, इन तीनों की सेवा करना, सर्विस देना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, जेंडर किस तरीके से प्रॉपर्टी को एक्सेस करते थे। हम देखते हैं कि द एक्सेस टू रिसोर्स यानी शार्पन सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी कि महिलाओं और पुरुष के बीच में जो होता है डिफरेंस, बिल्कुल साफ तरीके से एक्सेस किया गया है कि किस तरीके से वो रिसोर्स रखेंगे। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया, देखो मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या कहते हैं कि वुमन वर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द शेयर इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि माता पिता की संपत्ति में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होता था, ऐसा हमें मनुस्मृति में देखने को मिलता है। द पेरेंटल प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग्स द सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि पिता और माता के मरने के बाद माता पिता की संपत्ति पे किसका अधिकार होता था, उनके बेटे को होता था, विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट, यानी कि और जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको एक विशेष अधिकार दिया जाता था। लेट सपोज अगर 100% प्रॉपर्टी है, तो 100% प्रॉपर्टी के अंदर मान लो किसी के 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, तो 3 लड़कों के अंदर जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको दे देते थे 40%, और रिमेनिंग जो बचा उसको 30%, और 30% की प्रॉपर्टी दिया करते थे। और एल्डेस्ट सन को एक स्पेशल, यानी कि एक स्पेशल शेयर दिया जाता था, ऐसा मनुस्मृति में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, हाउ एवर द वुमेन कुड रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज स्त्री धन। अब ये क्वेश्चन भी आया था, आपका ध्यान में रखना कि एमसीक्यू में स्त्री धन क्या था। स्त्री धन का मतलब होता था जब कभी महिलाएं जिनका विवाह होता था, विवाह के दौरान उनको जो भी पैसा मिलता था, जो भी गिफ्ट मिलते थे, जो भी मनी मिलती थी, वो स्त्री धन के रूप में इसे स्वीकार करती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन, बाय हर चिल्ड्रन, यानी कि उसके जो बच्चे होते थे वो इसको क्या कर सकते थे, इनहेरिटेड कर सकते थे, यानी कि जो स्त्री धन था उसका इस्तेमाल उसके बच्चे कर सकते थे, विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम टू इट, और यानी कि इस पे हस्बैंड कोई क्लेम नहीं कर सकता था। ठीक है, स्त्री धन पर।
अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, मनुस्मृति के हिसाब से अगर हम देखें, वुमेन वर नॉट सपोज टू होल्ड फैमिली प्रॉपर्टी एंड देयर ओन वैल्यूबल विदाउट देयर हस्बैंड परमिशन, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को महिलाएं क्या नहीं कर सकती थी, होल्ड नहीं कर सकती थी अपने पति की परमिशन के बिना, यानी कि उनके पति की परमिशन बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट, बोथ एपिग्राफिक एंड टेक्सुअल एविडेंसेस सजेस्ट दैट, यानी कि अगर हम एपिग्राफी देखें, अभिलेख देखें और टेक्स्ट देखें, इन दोनों को ही देखने के बाद हमें सजेशन मिलती है कि अपर क्लास वुमेन में हैव हैड एक्सेस टू रिसोर्स, यानी कि जो अपर क्लास की महिलाएं थी उनके पास कई सारे एक्सेस थे रिसोर्स के, जैसे वो लैंड रख सकती थी, वो कैटल रख सकती थी, मनी वर जनरली कंट्रोल बाय मैन, है नहीं? तो वो संपत्ति तो रख सकते थे, लेकिन मैन जो था, आदमी जो था, वो क्या कंट्रोल करता था, वही कैटल को कंट्रोल करता था, मनी को कंट्रोल करता था, जबकि महिलाओं को भी कुछ रिसोर्स रखने का अधिकार था। मतलब महिलाओं को कुछ रिसोर्स रखने का अधिकार है, लेकिन मैन क्या करता था, वो कंट्रोल करता था लैंड को, कैटल को, मनी को, जनरली ऐसा हमें देखने को मिलता है, हमें मनुस्मृति और जितने भी हमारे पास एपिग्राफिक्स और टेक्सुअल एविडेंसेस है वो ये सब बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वर्णों के बारे में, वर्ण क्या कहते हैं। तो वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, यानी कि सेकंड नंबर पॉइंट, किस तरीके से वर्ण एक्सेस करता है प्रॉपर्टी को। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो क्या बताते हैं, ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब फॉर शूद्रास वॉज, है नहीं, सर्विटाइट, यानी कि शूद्रों के लिए एक ही फंक्शन बताया गया है, इन तीनों की सेवा करना। while a variety of occupation were assigned to the first three वर्णास, जबकि तीन वर्णों के लिए क्या किया गया है, कई सारे वो काम कर सकते थे, यानी कि द वेल्थिएस्ट पीपल कुड हैव बीन ब्राह्मण्स, जो सबसे ज्यादा अमीर लोग थे वो ब्राह्मण्स हो सकते थे और क्षत्रिय होते थे। एंड बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज, यानी कि जो बुद्धिज्म है इसमें रिकॉग्नाइजेशन की है, पहचान की है, दैट डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज प्रिविलेंट इन सोसाइटी एंड बट डिड नॉट रिगार्ड दिस नेचुरल इनफ्लेक्सिबल, तो उनके पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे वो इनफ्लेक्सिबल थे। दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ क्लेम फॉर हायर स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, तो यानी कि ये क्या है, जन्म के आधार पर हायर स्टेटस के लिए भी क्या करते थे, आइडियाज ऑफ क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी का राइट था, वैसे ज्यादा देखा जाए तो ब्राह्मणों के पास था, और दूसरा हम जो देखते हैं वो था क्षत्रियों के पास। और शूद्र क्या करते थे, इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, किसकी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना, सर्विस करना, यही फंक्शन था किसका, शूद्रों का। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि एन अल्टरनेट सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ, किस तरीके से एक अल्टरनेट सिनेरियो सोशल वेल्थ में हम देखते हैं शेयरिंग वेल्थ किस तरीके से, तमिल संगम। अब हम देखेंगे तमिल के अंदर संगम एंथोलॉजीज, यानी कि जो संगम साहित्य है, लिटरेचर है, वो इलस्ट्रेट करता है, एक्सप्लेनेशन करता है इकोनॉमिक सोशल रिलेशनशिप, सजेस्टिंग दैट व्हाइल देयर वर डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर, वो कहता है कि भाई अमीर और गरीबों में भी क्या है, फर्क था। दोज हु कंट्रोल रिसोर्स वर एक्सपेक्टेड टू शेयर देम, यानी कि जो रिसोर्स को कंट्रोल करता था ये उसके एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता था कि उसको शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसा हमें संगम साहित्य में देखने को मिलता है, और संगम साहित्य दक्षिण भारत के अंदर, यानी कि तमिल क्षेत्र के अंदर, तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर एक एंशियंट टाइम फर्स्ट सेंचुरी एडी, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी सीई के अंदर ये संगम सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है, संगम लिटरेचर डेवलप होते हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो लैंड थी उसको बारे में बताया गया, जैसे पाले, मुल्ले, मरुदम, निदल, ठीक है ना। इसके अलावा तुतुकोई, पतु पतु, पैटिलियन की लका, और ये क्या थे, ये इनके महाकाव्य थे, इनका सॉरी इनके ग्रंथ थे, टेक्स्ट थे, और इन टेक्स्टों में भी हमें कई सारी नॉलेज देखने को मिलती है संगम साहित्य। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि एक्सप्लेनिंग द सोशल डिफरेंस आज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं सोशल डिफरेंसेस। द मिथ फाउंड इन सुध पीटक, सुध पीटक के अंदर क्या है, ये त्रिपिटकों में से एक पिटक है सुत पिटक। आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, तो उसमें हम पढ़ेंगे विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ये क्या थे, ये त्रिपिटक थे बौद्ध धर्म के। तो उस त्रिपिटक के अंदर एक था सुत पिटक। ये सुत पिटक क्या सजेस्ट करता है, सुत पिटक हमें बताता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, तो यानी कि जो किंगशिप थी वो किस पर बेस्ड थी, ह्यूमन की चॉइस पर बेस्ड थी। विद द टैक्सेस फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय द किंग, यानी कि राजा इनको क्या करता था, सर्विस देता था, लेकिन सर्विस के बदले इनसे क्या लेता था, टैक्स लेता था।
ठीक है ना, ऐसा हमें शुद्ध पीटक के अंदर देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम द रिवील रिकॉग्निशन ऑफ द ह्यूमन एजेंसी इन क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन, और इस तरीके से एक इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें शुद्ध पीटक में देखने को मिलता है। यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिपीटकों में एक शुद्ध पीटक में हमें देखने को मिलता है। यानी कि राजा क्या कर रहा है, राजा उनको सर्विस दे रहा है, यानी कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। और इसी का इकोनॉमिक रिलेशन कैसे आ रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, इस सर्विस के बदले उनको टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सोशल और इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप बाउंड करता है, वो कहीं ना कहीं हमें शुद्ध पीटक बताता है हमें उस समय के समाज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द फैक्ट द सिंस ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम है इसको क्रिएशन करने में कहीं ना कहीं इंसानों का ही रोल है। एंड दे कुड ऑल्सो चेंज इन फ्यूचर, वो भविष्य में इसको बदल भी सकते थे। एंड द किंग वॉज इलेक्टेड बाय द होल पीपल, यानी कि महासम्मता, यानी कि महासम्मता मतलब सभी लोगों की महासम्मति के आधार पर राजा का सिलेक्शन होता था। यानी कि जब कई सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई दिस दैट पर्सन इज अ नाइस फॉर द रूलिंग, तो वो सिलेक्ट किया जाता था एज अ किंग। तो कहीं ना कहीं लोगों की सहमति पर, यानी कि सर्वसम्मति पर ही आधारित था राजा का तय होना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर महाभारत, हिस्टोरियन एंड द महाभारत, यानी कि महाभारत और हिस्टोरियन किस तरीके से हमें नॉलेज देते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द हिस्टोरियन वाइल एनालाइजिंग द टेक्स्ट आर फॉलो, यानी कि किस तरीके से हिस्टोरियन और जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से एनालाइज करते हैं, है नहीं। महाभारत के बारे में हम बताते हैं। द लैंग्वेज ऑफ दिस टेक्स्ट वेदर इट वाज ऑर्डिनरी पीपल लैंग्वेज और द लैंग्वेज ऑफ द प्रीस्ट और एलाइट्स, मानते हैं ऐसा कि हो सकता है कि जो भाषा थी, है नहीं, किसकी, महाभारत की, वो क्या हो सकती है, वो ऑर्डिनरी लोगों की भाषा हो, या हो सकता है ये भाषा किसी पृष्ठ की हो, यानी कि पादरी की हो, या एलाइट क्लास जो अपर क्लास है उनकी हो, और इसी के आधार पर महाभारत की रचना की गई थी। नेक्स्ट, काइंड ऑफ टेक्स्ट वेदर इट वाज अ मंत्र और स्टोरी, यानी कि काइंड ऑफ जो टेक्स्ट थे, वेदर इट वाज अ मंत्र, इसमें ये मंत्र हो सकते थे और या एक कहानी थी, ठीक है ना। द ऑथर पर्सपेक्टिव इन राइटिंग इन द टेक्स्ट, जो ऑथर का पर्सपेक्टिव था, यानी कि लेखक का जो दृष्टिकोण है वो उसके अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, ऑडियंस टू whom इट वाज रिटन, यानी कि किस ऑडियंस के लिए ये लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेट ऑफ कंपोजिशन और कंप्लीशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो ग्रंथ लिखा गया है उस टेक्स्ट की क्या है पोजीशन, क्या है कंपोजिशन, क्या है, किस चीज को मिला जुला कर इसमें मेंशन किया गया है महाभारत। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्लेस ऑफ कंपोजिशन, किस स्थान पर इसको कंपोजिशन किया गया है, मतलब कहाँ इसकी रचना की गई है। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस क्या करते हैं, इन बातों को लेकर महाभारत के बारे में लिखते हैं। मतलब किस लोगों की भाषा थी ये, या क्या ये आम लोगों की भाषा थी, क्या ये पृष्ठ पादरी की भाषा थी, या इलाइट क्लास यानी कि जो अपर क्लास थी उसकी भाषा थी, इसमें मंत्र और कहानियां थी, इसमें ऑथर का जिनने लिखा उसका पर्सपेक्टिव क्या था, उसका दृष्टिकोण क्या है, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हिस्टोरियन महाभारत के बारे में बताते। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वी हैव बीन कंसिडर्ड द संस्कृत लैंग्वेज महाभारत, यानी कि हम कंसिडरिंग करते हैं कि जो महाभारत की भाषा थी वो संस्कृति। द संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज सिंपलर देन इट वाज द वेदास ऑफ द प्रशस्ति, यानी कि वेदास ऑफ प्रशस्ति जो थे उनसे ज्यादा कॉमनली सिंपलर भाषा थी संस्कृत की जो महाभारत में यूज की गई थी। सो इट वॉज प्रोबेबली बेटर टू बी अंडरस्टूड, और हो सकता है कि भाई ये समझने में बहुत आसान और सरल रही हो प्रशस्ति के कंपैरिजन में, ठीक है ना। बट हु रोट द टेक्स्ट, यानी कि इन टेक्स्टों को लिखा किसने। द ओरिजिनली स्टोरी वाज कंपोज्ड बाय द चैरियट बार्ड्स नॉन एज द सुतास, जिनके जो चैरियट बार्ड्स होते थे ना, जो जिसे सूत कहा जाता था, who accompanied who accompanied the Kshatriya warriors to be the battlefield and composed poems and celebrating their victories and other compliments। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सूत होता था, यानी कि जो रथ हाँकता था, वो रथ हाँकने वाले के साथ एक पोएट जाता था, जैसे ही राजा युद्ध जीतता था तो उसकी प्रशस्ति के बारे में, उसकी प्रशंसा के बारे में वो कवि पोएट लिखता था, यानी कि कवि कविताएं लिखा करता था राजा की प्रशस्ति में, राजा की प्रशंसा में, और ये राजा के साथ युद्धों पर जाया करते थे, ठीक है। तो ऐसा भी हमें मेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। This composition were circulated orally by 5th century BCE. The Brahmins began composition. This
टू राइटिंग, यानी कि शुरू के अंदर हम देखेंगे 5th सेंचुरी सी के अंदर, यानी कि 5th सेंचुरी सी बीसी, सॉरी 5th सेंचुरी जो बीसी है, वहां पर हम देखेंगे जो इनका सर्कुलेशन हुआ है नहीं प्रशस्तियों का, वो ओरली हुआ था, लेकिन आगे चलकर ब्राह्मण ने इसको राइटिंग के रूप में देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इट ऑल्सो पॉसिबल दैट द upheaval occurring the social values and being placed by a new norms and of this type and were reflected in महाभारत। ऐसा हो सकता है, ऐसे संभावना है कि ये अनइवन क्या है, प्रिकॉर्डिंग ऑक्यूरिंग हुआ है अनइवनली, और हो सकता है कि ये महाभारत में बाद में आगे चलकर रिफ्लेक्टेड हुए, दर्शाया गया है। एंड ऑथर फेज, एक ऑथर का फेज है जो बीसी 200 बीसी से लेके 200 एडी माना गया है, व्हेन वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग एंड कृष्णा वाज बीइंग द आइडेंटिफाइड विद विष्णु, यानी कि हम देखेंगे 200 बीसी से लेके 200 एडी का जो 400 साल का टाइम पीरियड रहा है, इसमें विष्णु भगवान की बहुत परंपरा रही है, विष्णु जो वैष्णव धर्म में बहुत प्रचलन में था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और कृष्ण को भगवान विष्णु को ही एक अवतार के रूप में मेंशन किया गया है। ठीक है, बिटवीन सेकेंड सेंचुरी बीसी 200 बीसी टू 400 बीडी डिडैक्टिक एंड सेक्शन रिजेंबल द मनुस्मृति वर एडेड, और इसमें मनुस्मृति को उसमें एडेड किया गया है, एंड ऑल दीज एडिशंस मेड नेक्स्ट एंड विच स्टार्टेड विद लेस देन 10,000 वर्सेस, यानी कि जो 10,000 श्लोक थे, अब क्या हुआ, कई सारे श्लोक, यानी कि जो श्लोक जिनकी जो संख्या पाई गई है वो 10,000 थी, वो 10,000 से 1 लाख हो जाती है जब हम महाभारत के अंदर टेक्सों को अंदर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहां से आ रही है, क्योंकि वैष्णव धर्म भी इस समय प्रचलन में था, तो अलग अलग जो एविडेंसेस कलेक्ट किए उन सभी श्लोकों को ऐड कर कर उसको महाभारत में प्रस्तुत कर दिया, जिनकी संख्या जो लगभग 10,000 के आसपास थी, वो कितनी हो गई, 1 लाख श्लोकों में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एंड दिस वर्क इज एडिशनली एट्रीब्यूट द सग वेद व्यास, तो हम देखेंगे जो यहाँ थे वेद व्यास, तो वेद व्यास जो थे इन्होंने इसको एट्रीब्यूट किया। अब कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु रोट महाभारत, तो महाभारत की रचना किसने की, तो बच्चों ध्यान रखना कि महाभारत की जो रचना की थी वो क्या था, सिर्फ वेद व्यास जी ने। तो ऋषि वेद व्यास वो व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, the text presented is classified into two sections, जो टेक्स्ट है इसको दो सेक्शनों में क्लासिफाई किया गया था, one that contains stories, एक को कहानियों के रूप में, और दूसरा किया गया था नरेटिव फॉर्म में। ठीक है, द अदर सेक्शन जो था वो कंटेनिंग द प्रिस्क्रिप्शन अबाउट सोशल नॉर्म्स, इसमें सामाजिक नॉर्म्स लिखे गए थे, समाज के क्या नियम थे, एंड नॉन एज डिडेक्टिव, जिसको डिडेक्टिव के रूप में जाना गया, एंड द सेक्शन इंक्लूड द स्टोरीज है नैरेटिव कंटेनिंग द सोशल मैसेज, और जो नैरेटिव था उसमें समाज के जो नियम थे, मैसेज थे, है नी, वो उनको दिखाया गया है। तो इसमें हम देखेंगे दो तरीके की कहानियां हैं, एक देखेंगे स्टोरी नैरेटिव, और दूसरा हम जो देख रहे हैं वो उसमें है डिडेक्टिव। तो सोशल नॉर्म जिसमें वो डिडेक्टिव के अंदर है, जो सामाजिक सोशल मैसेज है वो नैरेटिव का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें, बियॉन्ड द फोर वर्णास, चार वर्णों के अलावा भी हमने देखा कि भाई चार वर्णों के अलावा भी कई सारी जाति थी, इन जातियों का भी हमें देखने को मिलता है। तो देयर वर पॉपुलेशन, यानी कि देयर वर पॉपुलेशन whose social practices were not influenced ब्राह्मणिकल ideas such as निषाद, तो निषाद के रूप में हमने देख लिया, नोमेडिक पैस्टोलिस्ट थे, इनके रूप में हमने देख लिया, एंड देयर वाज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ बिटवीन दिस पीपल, और ये क्या करते थे, इन लोगों के साथ अपना जो बिलीफ था और जो आइडियाज थे वो शेयर करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि एक्सक्यूवेशन ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से क्या एक्सक्यूवेशन हुआ, यानी कि हस्तिनापुर हम बात करते हैं जो आज के यूपी के अंदर, यूपी में भी क्या जगह है, मेरठ, तो मेरठ एक जगह है, और मेरठ के अंदर जो जगह है, यहाँ से हमें हस्तिनापुर के क्या मिलते हैं, एक्सक्यूवेशन करने के बाद एविडेंसेस मिलते हैं, और ये क्या बताते हैं, एक्सक्यूवेशन एट हस्तिनापुर मेरठ यूपी, ठीक है ना, वर कंडक्टेड इन 1951 टू 52 बाय बी लाल ऑफ एएसआई, एएसआई क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे, ये चेयरपर्सन थे, हेड थे, इन्होंने 1951 और 52 के अंदर हस्तिनापुर में गए, और इन्होंने हस्तिनापुर के अंदर जाकर एक्सक्यूवेशन किया, खुदाई करी, और खुदाई करने के बाद यहाँ पे कई सारे एविडेंसेस मिले, जिसके बेसिस पर बीबी लाल इतिहास बताते हैं कहाँ का, हस्तिनापुर का। नेक्स्ट पॉइंट, वो बताते हैं कि हाउसेस ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक, यानी कि वो बताते हैं कि भाई कच्ची ईंटों के यहाँ पे क्या क्या करते थे, घर बनाए जाते थे, साथ ही साथ बर्न्ड ब्रिक, यानी कि पक्की ईंटों के भी
मकान बनाए जाते थे। शोकेस जार्स, यहाँ पे शोकेस जार थे। ब्रिक ड्रेन्स, और जो होती ब्रिक की ड्रेन्स थी। शोकेस जार का मतलब होता है उसमें जो जालियां लगी होती थी, इस प्रकार के जार मिलते हैं, है नहीं, लाइक जिसपे एक राउंड राउंड शेप होती थी, और इसी प्रकार के हमें ब्रिक भी मिली, ईंटें भी मिली है, जिनका इस्तेमाल किसमें किया जाता था, ड्रेन नालियों में किया जाता था। ठीक है ना। वर यूज फॉर द ड्रेन आउट रिफ्यूज वाटर, जिसमें वाटर को रिफ्यूज करने के लिए ड्रेन का इस्तेमाल किया था, और उन ड्रेनों के अंदर इन ब्रिक्स का, इन ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें प्यूका ब्रिक्स और बंड ब्रिक भी शामिल थी, है नहीं, यानी कि मड ब्रिक कह सकते हैं या बंड ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। टेराकोटा रिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो गोल गोल छल्ले थे, हमें वे वेल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि घुमावदार कुएं हमें देखने को मिलते हैं, हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल एंड ड्रेनेज पिट, यानी कि कुओं के अंदर भी और नालियों के अंदर भी इस प्रकार के हमें क्या मिलते हैं, टेराकोटा रिंग्स देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आया था, अगर टेराकोटा रिंग्स कहाँ पे देखने को मिलता है, भाई हस्तिनापुर के अंदर जो भी एविडेंसेस हमें मिले, जो एक्सकवेशन शुरू किया था बीबी लाल जी ने 1951 और 52 के अंदर मेरठ में, हस्तिनापुर में, तो वहां से इन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद यहाँ के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पॉलिंड्री मैरिज इन महाभारत। महाभारत में पॉलिंड्री मैरिज थी। पॉलिंड्री का मतलब क्या होता है, यानी कि जब एक स्त्री एक से ज्यादा हस्बैंड के साथ शादी करते, दिस सिस्टम इज नोन एज द पॉलिंड्री, इसको पॉलिंड्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है द्रौपदी का एग्जाम्पल। अब द्रौपदी मैरिज विद पांडवास वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिंड्री मैरिज, यानी कि पांडव के साथ जो मैरिज करने का जो एग्जाम्पल हमें द्रौपदी के साथ मिलता है, वो पॉलिंड्री का एक एग्जाम्पल है। द पोलेंड्री मैरिज इन द महाभारत सजेस्ट डिफरेंट थिंग्स, यानी कि जो पोलेंड्री मैरिज सिस्टम है महाभारत में, वो हमें कई सारे सजेस्ट करती है अलग अलग चीजें। अब मान्यता ये भी बन जाती है, इट मे बी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वुमेन, यानी कि कुछ मानते हैं कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि महिलाओं की कमी रही हो, ड्यू टू द इंसेंट वॉर, यानी कि जो लगातार युद्ध हो रहे थे इनकी वजह से, और ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, और हो सकता है कि ऐसी महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा क्राइसिस हो रहे थे, जिसकी वजह से एक ही महिला से लोग कई सारे शादी करने की परंपरा देखने को मिलती है। दैट नैरेटिव समटाइम्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटीज, और ये सोशल रियलिटीज को कई बार क्या नहीं करती, रिफ्लेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, महाभारत अ डायनेमिक टेक्स्ट, यानी कि महाभारत एक अपने आप में डायनेमिक टेक्स्ट कैसे है। महाभारत वॉज रिटन इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, महाभारत कई सारी भाषाओं के अंदर लिखी गई। Those people who wrote version of the epics and added stories originated or circulated their localities, तो इन्होंने कई सारी localities को, originated को इसके अंदर मेंशन किया गया है, इसमें कई सारे वर्जन लिखे गए हैं। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वॉज ऑफन रिटोल्ड, है नहीं, मेनी वेज, तो इसको कई तरीके से बताया गया है। एपिसोड वर डेपिक्टेड एंड स्कल्पचर एंड पेंटिंग, यानी कि कई सारे ऐसे डेपिक्टेड एपिसोड बताए गए हैं जिसमें स्कल्पचर भी है, मूर्ति है, और पेंटिंग चित्रकला भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दे ऑल्सो प्रोवाइड द थीम्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट प्लेस, यानी कि कई सारे हमने ऐसे रेंज भी देखे जिसमें आर्ट प्ले का भी हमें एग्जांपल मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं महाभारत अपने आप में एक डायमेटिक और डायनेमिक टेक्स्ट है, एक ऐसा टेक्स्ट है जो बहुत ही डायनेमिक है अपने आप में। एंड काइंड्स ऑफ नरेशन, और यहाँ पे कई प्रकार के नरेशन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है एंड, और यहाँ पे कुछ कीवर्ड जो कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कीवर्ड कुल की, तो कुल क्या होता था, संस्कृत एक टेक्स्ट होता है यूज द टर्म ऑफ कुल एंड डेजिग्नेटिव फैमिली, यानी कि किसी भी डेजिग्नेटिव फैमिली के लिए जो वर्ड यूज किया जाता था उसको हम बोलते थे कुल, यानी कि ये कुछ किस कुल और किस वंश के थे। जैसे कुरुकुल मान सकते हो आप, तो कुरु एक कुल था, तो ये होता था एक डेजिग्नेटेड फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, किन क्या होता था, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन लीनिएज, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें एक ही प्रकार के लीनिएज थे, लीनिएज मतलब पूर्वज हुआ करते थे, तो उनको किंग कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैटर्निटी पैटर्नलिनी, यानी कि पैटर्नलिनी का मतलब होता है रेफर टू द ट्रेसिंग द लीनिएज फ्रॉम द पैटर्नल साइड, यानी कि पितृसत्तात्मक या पितृवंशी। मैटर्निटी का मतलब मैंने पढ़ लिया है कि मातृ सत्तात्मक होता है या मातृवंशी होता है, जो माता का लीनिएज को आगे ट्रेस करते हैं, आगे फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे मेट्रोनिमिक्स क्या था, दिस सिस्टम इज डिराइविंग द नेम फ्रॉम द मदर इज नॉन एज द मेट्रोनोमिक, यानी कि जो मदर था उससे हम वर्ड लेते हैं मेट्रोनोमिक्स, यानी कि जो सातवां शासक जैसे हमने कहते हैं सातकर्णी, है नहीं, द रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मेट्रोनकी, यानी कि जो सातवां रूलर्स हुआ करते थे वो अपनी माता का नाम अपने साथ जोड़कर चलते थे, इसीलिए वो जो सातवां शासकों का जो पीरियड था
जो डायनेस्टी थी वो मेट्रोनोमिक्स के नाम से जानी जाती थी। ब्राह्मणिकन उपनिषद वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद कॉमन कंटेंट्स अ लिस्ट ऑफ सक्सेशन जनरेशन ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट एंड मेनी ऑफ देम वर डिजिग्नेटेड बाय द मैट्रिमोनी। तो हम देखते हैं कि कई सारे जो भारत के भी यानी कि ब्रह्मनायक उपनिषद है, इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि इसमें सक्सेशन ऑफ जनरेशन टीचर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, स्टूडेंट्स के बारे में, मैनी ऑफ whom द जनरेशन बाय द मैट्रोनी, यानी कि कई सारे ऐसे जिसमें मैट्रोनिक्स यानी कि माता के वंश को फॉलो किया गया। पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त क्या बताता है? पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद मेंशन अबाउट द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन फोर वर्णास। जो पुरुष सूक्त है वो बताता है कि हमें क्या है, जो हमारा समाज है वो चार वर्णों के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं एक मूर्ति की जिसका नाम है विराट पुरुष। अब इस विराट पुरुष की लेट सपोज ये, ठीक है ना, मूर्ति है, तो मुख से हम मानते हैं ब्राह्मण, भुजाओं से मानते हैं क्षत्रिय, और जंघा से मानते हैं वैश्य, और जो नीचे फीट होते थे, पांव होते थे, इनसे मानते हैं हम शूद्र। और इस तरीके से ये जो पुरुष सूक्त है इसमें चार वर्णों के उदय के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी के अंदर द फोर वर्णास वर सेड टू हैव द इमेनिटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ पुरुष। तो एक जो विराट पुरुष है उसकी बताया गया है कि किस तरीके से इन चार वर्णों का ओरिजिन हुआ है। द प्रीमी मैन यानी कि ब्राह्मण फ्रॉम द माउथ, यानी कि जो ब्राह्मण से वो विराट पुरुष के मुख से उदय हुए हैं। दूसरा हम देखते हैं कि क्षत्रिय फ्रॉम आर्म्स, जो क्षत्रिय थे वो आर्म्स यानी कि भुजाओं से, ठीक है ना, और जो वैश्य थे वो थाई यानी कि जंगा से, और जो शूद्र थे वो फीट से उदय हुए। और इस तरीके से पुरुष सूक्त के हिसाब से चार वर्णों का उदय हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वणिक, वणिक कौन थे? संस्कृत टर्म यूज द डेजिग्नेटेड मर्चेंट। तो वणिक जो वर्ड था वो मर्चेंट्स के लिए यूज किया जाता था। और मृच्छिक कटिका, मृछ कटिका रिटन बाय द शूद्र का, तो शूद्र का द्वारा लिखी गई थी, हीरो ऑफ है नहीं चारुदत्ता। और ये कौन था? हीरो ऑफ चारुदत्ता जिसके राइटर थे, एंड डिस्क्राइब बोथ ब्राह्मण एंड मर्चेंट। और जो क्या करते हैं, वाणिज्य के अंदर दोनों ही मर्चेंट्स के बारे में भी और ब्राह्मण के बारे में भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। किसमें? अपनी पुस्तक के अंदर, है नहीं, चारुदत्त जो इसके राइटर थे, किसमें? शूद्र का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम जो चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं। अगली आने वाली क्लास में हमारा जो एंशियंट इंडिया उसका लास्ट चैप्टर रहेगा, उसको हम कोशिश करेंगे एक ही क्लास में कन्वर्ट करें, खत्म करें, ताकि हम आने वाली और क्लासों को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इंपॉर्टेंट क्लास आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।